हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए क्रिमिनल्स पोस्ट वाइफ का न्यू एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि ईश्वी जो कि कपड़े लेकर के अभी बाथरूम की तरफ बढ़ ही रही थी, लेकिन तभी उससे पहले दक्ष जो कि बाथरूम की तरफ आ जाता है और उसका कंधा ईश्वी के कंधे से टकरा जाता है। ईश्वी तुरंत ही अपने कदम को पीछे करते हुए उसको जाने का रास्ता देते हुए कहती है, आप जाइए, मैं बाद में। लेकिन तभी दक्ष उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हस्बैंड वाइफ में कोई आगे पीछे नहीं होता, साथ में चलते हैं। लेकिन तभी ईश्वी झट से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, आप नहा लीजिए, मैं बाद में। अभी वो ये बोलकर पीछे मुड़ती उससे पहले ही दक्ष उसके हाथ को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, या तो प्यार से चल चलो, वरना उठाने में तो माहिर हूँ मैं। जैसे ही ईश्वी ने यह सुना था, वो अपनी आंखें जो कि बच्चों की तरह सिकोड़ती है और उसके साथ ही रोने जैसा मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं, मुझे आम के साथ नहीं नहाना, प्लीज। जैसे उसने ऐसे बोला था, दक्ष उसको देख करके उसके नाक को खींचते हुए कहता है, अब तुम्हारे रोने से कोई फायदा नहीं है। काली बिल्ली की तरह रास्ता काटने की गलती कर दी है तुमने, चलना तो तुम्हें पड़ेगा। लेकिन तभी जो अपने सर को नाम में लाते हुए कहती है, नहीं, प्लीज़ नहीं, मुझे अगर पता होता कि आपका ये टाइमिंग है नहाने का तो मैं। लेकिन तभी दक्ष उसको और कुछ बोलने का मौका नहीं देता और उसे चुपचाप से अंदर की तरफ ले आने लगता है। ईश्वी जो बार बार उसके मजबूत हाथों से ईश्वी जो बार बार उसके मजबूत हाथों से अपनी कलाई को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा था और वो अपनी आंखें बंद करके खुद से ही कहती है, कितना बोला था तान्या ने मुझे, सीख लो तुम टाइकोंडो। अगर सीखा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। वो धीरे धीरे खुद से ही बुदबुदाए जा रहे थे। इस वक्त ईश्वी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो अपनी आंखें बंद किए ही आगे की तरफ चलते जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उसके पैरों के नीचे कुछ आता है और वो डिसबैलेंस हो जाती है। और वो जैसे डिसबैलेंस हुई थी, दूसरे हाथ से उसका कपड़ा नीचे की तरफ गिरता है और वो भी अभी गिर पाती उससे पहले दक्ष ने उसे संभाल लिया था। लेकिन जैसे वह कपड़ों की तरफ देखता है, वो ईश्वी को घूरते हुए कहता है, एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता, चला भी तुमसे ठीक से नहीं जाता। ईश्वी जो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और इस वक्त वो दक्ष के बाहों में झूल रहे थे। उसके पैर तो नीचे की तरफ थे, मगर बाकी की उसकी सारी शरीर जिसको दक्ष ने अपने हाथों में हैंडल कर रखा था। दक्ष भी थोड़ा देर ईश्वी की आंखों में ध्यान से देखता है, लेकिन फिर झट से उसे अपने आप से अलग करते हुए कहता, तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की से किसी किडनैपर का भी पाला ना पड़े, पागल कहीं की। वही वो जैसे अभी अंदर की तरफ जाता, ईश्वी को लगा था कि शायद अब कुछ बेहतर हो गया है, मतलब दक्ष अब अंदर जा चुका है और उसे शायद बाहर जाने की परमिशन मिल गई है। लेकिन वो जैसे अभी लहंगा उठा करके बाहर की तरफ निकलने वाली थी, दक्ष उसकी कमर को पकड़ करके उसे हवा में उठा लेता है और अपने साथ अंदर की तरफ लेते जाता है। अभी उसने फर्स्ट टाइम बाथरूम का नज़ारा देखा था और वो बाथरूम को देख करके एकदम से हैरान हो जाती है और वो दक्ष की तरह देखते हुए पूछते हैं, ये आपका? दक्ष अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, मेरा ही है। वहीं थोड़ी दूर पर एक वुड के टेक्सचर का बाथिंग टब रखा हुआ था जिसमें पानी धीरे धीरे गिर रहा था। ईश्वी आसपास की चीज़ों को देखते हुए कहती है, यहाँ से तो ये काफ़ी अमीर लगता है। खैर, मुझे इन सबसे क्या, टेररिस्ट है, ऑब्वियसली अमीर ही होगा ना। अभी वो ये सब बोल ही रही थी कि तभी पीछे से दक्ष उसको दोबारा से उसकी कमर से उठाता है और ले जाकर के उसे बाथिंग टब के अंदर डाल देता है। और वो इस तरह से बार बार ईश्वी को उठा रहा था जैसे वो कोई लड़की नहीं बल्कि कोई फुटबॉल हो। अब वो ईश्वी को बाथिंग टब के अंदर डाल चुका था। उसका ठंडा पानी ईश्वी के पूरे शरीर को अच्छी तरह से भिगो रहा था और उसके कोने कोने में अब पानी जा चुका था। पानी में जाते ही ईश्वी का लहंगा जो नेक्स्ट लेवल पर भारी हो चुका था, वो भी बाथिंग टब से खड़ी होने की कोशिश करती। लेकिन तभी दक्ष भी उसी बाथिंग टब के अंदर आते हुए उसको ध्यान से देखते हुए कहता है, फिर भागना शुरू कर दी तुम? कितने बार समझाऊं तुम्हें? जो मैं कहता हूँ चुपचाप से मान लिया करो। ईश्वी जो अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं, प्लीज नहीं, मुझसे ये सब मत करवाना प्लीज। जितना ईश्वी रो रही थी उतना ही दक्ष को मजा आ रहा था। वो जैसे जैसे दक्ष के शरीर से खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी, दक्ष भी अपनी बॉडी को उतना ही ईश्वी के क्लोज लाने लगता है।
और अब ईश्वी का सिर जो जाकर के बाथिंग टब के एक छोर से टच हो रहा था, वो और ज़्यादा पीछे होने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ ही अपने गर्दन को पीछे करने की भी। और दक्ष भी उसी को फॉलो करते हुए उसके तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। वो भी बाथिंग टब के छोर पर अपने दोनों हाथ को टिकाता है और उसके चेहरे की तरफ और ज़्यादा करीब आने लगता है। अब पूरी तरह से ईश्वी, जिसका गर्दन पीछे की तरफ झुकता जा रहा था, और अब दक्ष की आंखों के सामने ईश्वी का शरीर, जो कि डर से कांप रहा था, ठंडे पानी की वजह से वो ठिठुर रहा था और उसके धड़कन में जोर जोर से धक धक की आवाज़ भी दक्ष को अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। वो अपने चेहरे को और ज़्यादा ईश्वी के शरीर के करीब लाता, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि कहीं वो अपना कंट्रोल धीरे धीरे लूज तो नहीं कर रहा। उसे ईश्वी के क्लोज नहीं जाना था, बल्कि ईश्वी को तंग करना था, उसे परेशान करना था, उसे बुरी तरह से टॉर्चर करना था। लेकिन उसकी नज़र जो जा करके ईश्वी के गर्दन से नीचे आ रहे पानियों पर जाती है, जो ड्रॉपलेट्स ईश्वी के क्लिविस की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो झट से अपनी नज़र को दूसरी तरफ करता है और खुद ही बाथिंग टब के बाहर की तरफ आ गया था। अभी ईश्वी प्रॉपर तरीके से अपने चेहरे को उठा पाती, लेकिन तभी दक्ष उसके बालों को पीछे से ही जोर से पकड़ता है और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, जल्दी बाहर आओ और जाकर खुद को तैयार करो। ईश्वी दोबारा से डरने लगी थी, लेकिन तभी दक्ष उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए कहता है, मेरी शरीर काफ़ी थक गई है, तुम्हारे हाथों के मसाज की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। ईश्वी अपनी लाल और अपने आंसुओं से भरी आंखों से उसको देखती है और धीरे से अपनी पलक झपका लेती है। उसकी आंखों के आंसू का एक कतरा जो कि उसकी आंखों के कोने से नीचे की तरफ गिरने लगा था, मगर दक्ष को इन सब से कोई लेना देना नहीं था और वो झटके से उसका चेहरा छोड़ता है और खुद बाथरूम से बाहर की तरफ निकल जाता है और काफ़ी गुस्से में कहता है, आने दो, आज तुम्हारे हाथों की जलन पर अभी मुझे और जलन देना है, उस पैरों के चोट पर और जोर देना है। तुम जितना रोगी मुझे उतना सुकून मिलेगा। वहीं अंदर ईश्वी, जो पानी ठंडा होने के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पा रही थी, उसका लहंगा इतना भारी हो गया था और उसके पैर में भी चोट लगा हुआ था। पानी ठंडा होने के बावजूद भी ईश्वी अपने आप को टब से बाहर नहीं निकाल पा रही थी और वह जोर जोर से ही बाथिंग टब में ही रोना शुरू कर देती है। लकड़ियों की दीवारों से आवाज़ जो कि बाहर की तरफ दक्ष के कानों में पड़ रही थी, थोड़ी देर तो वो उसे रोता हुआ ऐसे ही सुन रहा था। ईश्वी जो अंदर कांपते हुए हाथ को जोड़ती है और अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप मुझे यहाँ से जल्दी निकालिए भगवान, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ऊपर से ये बाहरी लहंगा मुझे उठने भी नहीं दे रहा, मुझे फीवर भी महसूस हो रहा। और ये बोलते बोलते वो अपने ही गालों को अपने हाथों से टच करने लगी थी और वाकई में ही उसकी जितनी शरीर पानी में थी वो तो सारी ठंडी थी, लेकिन उसका चेहरा जो गर्म हो रहा था, गर्दन में भी उसके काफ़ी दर्द महसूस होने लगा था और वो बार बार अपने हाथों को सहारा दे करके उठाने की कोशिश तो कर रही थी खुद को, लेकिन उसे बार बार कभी उसका हाथ स्लिप हो जा रहा था तो कभी उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। हाथ में भी उसके एक बड़ा सा छिलका पड़ा हुआ था जो कि काफ़ी पेन हो रहा था और आखिरी में लगभग आधे घंटे तक उसकी कोशिश जारी रहती है और फिर वो अपनी हिम्मत हारते हुए बाहर खड़े आदमी को बार बार आवाज़ लगाने लगती है, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, आप सुन रहे हैं, प्लीज़ मैं यहाँ बेहोश हो जाऊँगी, प्लीज़ आप सुन। उसने इतना बोला था कि तभी उसको किसी के कदम की काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि दक्ष ही था, जो काफ़ी जल्दी में गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसको बाथिंग टब से अपने हाथों से उठाकर बाहर कर दिया था। एक तो उसका वजन, ऊपर से उसके लहंगे का वजन और पानी में जाने की वजह से उसका लहंगा और ज़्यादा हैवी हो गया था, मगर उसके बावजूद ही दक्ष ने उसे इतने आराम से उठा लिया था जैसे वो उसके लिए बिल्कुल नाजुक से कोई फूल हो और उसे उठा करके वो काफ़ी गुस्से में ले जाकर के बेड पर ऑलमोस्ट पटक देता है, जिससे ईश्वी के पैरों में दोबारा से दर्द शुरू हो गया था। अब जोर से कराते हुए कहती है, मेरा पैर, मेरा पैर। अभी वो सब बोल ही रही थी कि तभी दक्ष उसके गालों पर जोर से अपना हाथ दबाते हुए कहता है, ज़्यादा दर्द हो रहा है। ईश्वी जो रोते हुए अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़
प्लीज कुछ करिए। वही दक्ष ऑफिसर को हाँ मिलाते हुए कहता है, वेट, कुछ करता हूँ मैं इसका। और वो वहीं दीवार पर लगा एक बड़ा सा तलवार लेते हुए ईश्वी के सामने आता है, फिर गुस्से में उसके हाथ को लेकर के उसी तलवार पर रखते हुए कहता है, ये ठीक है, आई थिंक ये बेस्ट मेडिसिन होगी तुम्हारे पैर के लिए। जब पैर ही नहीं रहेंगे तो दर्द क्या करेगा। अब अगर एक बार तुमने और अपने पैर के दर्द का नाटक सुनाया ना मुझे, तो काट कर अलग कर दूंगा तुम्हारे शरीर से। और हाँ, वैसे भी मुझे काटने पीटने में काफ़ी मज़ा आता है, तो ये मत समझना कि ये सिर्फ मैं डायलॉग में बोल रहा हूँ। या कहो तो सैंपल दिखाऊं। ईश्वरी जो जल्दी जल्दी अपने सर को ना में हिलाती है और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। वही दक्ष से कहता है, अब उठो, मुझे यहाँ पर लेटना है, तुमने मेरे पूरे बेड को गीला कर दिया है, आज रात तुम नीचे सोओगी। ईश्वरी को तो पहले से ही दक्ष ने ये बता रखा था कि नीचे बहुत सारे जानवर जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जैसे चूहा, छिपकली, कॉकरोच और उसके साथ ही सांप वगैरह भी। जैसे ही दक्ष ने उसे उठने के लिए कहा था, वो जैसे तैसे करके उठती है, लेकिन वो पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। वहीं दक्ष उसका हाथ जोर से पकड़ता है और उसे एक साइड में लेते हुए अब वो खुद आकर के बेड पर लेटता है और उसको एक कटोरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उसमें गरम गरम तेल है, आई नीड अ मसाज ऑन माई बैक, शुरू करो। वैश्वी अपने लहंगे को देखते हुए कहती है, मैं कपड़ा चेंज कर लूं, इतने भारी लहंगे में मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। उसने हिम्मत करके बोल तो दिया था, लेकिन जैसे ही दक्ष अपने चेहरे को उसकी तरफ घुमाता है, वो एकदम से डर जाती है और चुपचाप अपने सिर को हाँ मिला करके उसी कटोरे की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ईश्वी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कटोरा कैसा है, उसमें तेल कैसा है, और जैसे ही उसका हाथ उस कटोरे के अंदर पहुंचा था, फिर से उसकी एक जोरदार चीख बाहर की तरफ निकलती है, और यह चीख इतना जोर की थी कि नीचे सारे आदमियों को भी यह चीख सुनाई देने लगी थी। अयान रस सबकी नज़र को समझते हुए सबको शांत करते हुए कहता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा और सबके सब अपने कान पर हाथ रख लो। वही बंटी जो कहता है, सुबह तक तो ये बहुत नफरत कर रहा था उस लड़की से, अचानक इतना। वही रुद्र जो उसे कंधे पर मारते हुए कहता है, शांत हो जा, कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहा होगा, बस वो डर गई होगी। वही अयान जो कहता है, और नहीं तो क्या, मैं अपने अपने बॉस को जानता हूँ। लेकिन फिर रुद्र और बंटी जो बाहर की तरफ तो चले गए थे, लेकिन अयान नहीं। अयान जो एक खिड़की के पास जाते हुए बादल से घिरे आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, भाई और कब तक ऐसे रहेंगे, मैं उन्हें इस तरह नहीं देख सकता। आप लोग ऊपर से कुछ नहीं कर सकते क्या? प्लीज़ भाई को ठीक कर दो, और भाई की जो जो जान में वो लड़की फंस गई है, उसको तो कम से कम रिहा करो। उनके गुस्से से मैं वाकिफ़ हूँ, वो किस हद तक टॉर्चर देते हैं मुझे अच्छे से पता है। और जो लड़की इस वक्त उनके साथ है, वो भाई के लिए सबसे बड़ी दुश्मन नजर आ रही है। पर सच कहें तो उसमें उसकी क्या गलती है? वो तो इन सब मामले में ज़रा भी शामिल नहीं थी, वो तो छोटी बच्ची थी उस वक्त। प्लीज़ आप लोग ऊपर से कोई जादू करो ना भाई के लिए। आप दोनों की बात भाई बहुत मानता था। वहीं कर में अश्वी जो कि अपने उसी हाथ की तरफ देख रही थी जिस पर वो गरम गरम तेल लगा था। दक्ष अपने कान पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, चिल्लाती बहुत हो तुम, मुझे इस तरह की आवाज़ पसंद नहीं है। अगर बोला करो तो बहुत ही सॉफ्ट टोन में, ऐसे हाई पिच करके चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना भी कोई खास गर्म नहीं है। ईश्वी जो रोते हुए कहती है, गर्म है वो, मेरा हाथ जल गया। जिस कटोरे को छूने की वजह से ईश्वी का हाथ जला था, उसी कटोरे का तेल जो कि दक्ष अपने हाथ में निकालता है, वो भी उसी कटोरे को टच करते हुए और उसे अपने हाथ में ही रब करते हुए कहता है, कहाँ गर्म है? मैंने तो छू लिया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, दिखाओ ज़रा कहाँ जली तुम। उसके हाथ को भी काफ़ी ज़ोर से पकड़ रहा था, जिससे ईश्वी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, जहाँ आपने पकड़ा वहीं जल रहा है, प्लीज़ हटाइए हाथ। और फिर वो उसके हाथ की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, लोहे जैसा हाथ होगा तो कहाँ महसूस होगा कुछ? दक्ष कहता है, नाटक खत्म हो गया हो तो मसाज दो मुझे, थकान हो रही है। और वह फिर से अपने पेट के बल लेट गया था। उसके ऊपर खाबर मसल्स को देख करके ईश्वी अपना मुंह बनाती है और जैसे तैसे करके अपने कांपते हुए हाथ को उसी के पीठ पर रखती थी।
उसे ये करने में बहुत गंदा महसूस हो रहा था। कभी चोट लगी तो अपने हाथ से क्रीम ना लगाने वाली लड़की, अपने हाथों से खाना, ना अपना कोई भी काम करना। हाँ, वो पढ़ाई कर लेती थी, बस उतना ही उसके लिए काफ़ी था। उसे आज इस तरह से नौकरानियों की तरह हरकत करनी पड़ेगी, उसने कभी ये नहीं सोचा था। वो जैसे तैसे करके बेमन से उसके पीठ को रब किए जा रही थी, लेकिन उसके हाथ इतने नाजुक थे कि दक्ष को उसके हाथ अपने ऊपर बस हल्का हल्का फील हो रहे थे। मसाज उसे दिया जा रहा है, ये तो उसे ज़रा भी महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से वो उसके हाथ पर ही अपना हाथ रखते हुए कहता है, ताकत नहीं है तुम्हारे शरीर में। महेश भी जब अपने सिर को नाम मिलाते हुए कहती है, आप जितना नहीं है। दक्ष उसकी उल्टी जबान सुनकर कहता है, जबान संभाल कर बात करो मुझसे, और अगर ताकत नहीं है तो लगाना सीखो। मुझे जब तक रिलैक्स नहीं मिलता है, तुम रात भर मुझे मसाज देती रहोगी। समझ आई बात? लगभग 1 घंटे बीतते हैं, 2 घंटे बीतते हैं। जैसे ही श्री अपना हाथ हटाते, दोबारा से दक्ष उसके हाथ को अपने पीठ पर रख देता। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो फिर से रोना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी उसकी आंखें बंद हो ही रही थी, तभी उसकी नज़र अचानक से ही साइड में रखे एक बंदूक पर जाती है, और फिर उसे तान्या की कही हुई बात याद दिला। फ्लैशबैक में सुबह का वक्त था। ईश्वी ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए आराम से अपनी फिक्शनल बुक को पढ़ रही थी, और वहीं दूसरी तरफ तान्या, जो अपना लेदर जैकेट डाले हुए किसी हीरो माफिक तरीके से अपने हाथ में गन लोड करके बार बार उसे निशाने पर शूट करने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो ईश्वी की तरफ आते हुए कहती है, ले पकड़। उसने गन उसकी तरफ फेंक दिया था। ईश्वी जैसे उसे उठाई थी, वो उसे टेबल पर रखते हुए कहती है, ये बहुत हैवी है, मुझे क्यों दे रही है? वही तान्या उससे कहती है, कमाल करती है तू, तेरे फिक्शनल बुक से ज़्यादा हैवी नहीं है। उनके हॉट कैरेक्टर को उठाने में तो तुझे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होती। चल पकड़ इसे और आजा, निशाना लगवाती हूँ। ईश्वी जो मना करते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं फालतू काम करने की, और मुझे किसको मारना है? वही तान्या जो कहती है, कह रही हूँ ना, एक बार आकर एक बार आकर देख तो सही, कितना मज़ा आता है निशाना लगाने में। और जब सही जगह पर निशाना लगता है, उफ, जो मज़ा आता है ना, तू भी इंजॉय करेगी, कम ऑन। और फिर उसके हाथ में बंदूक पकड़ाती है, और उसके हाथ में उसे देते हुए और उसके कान के पास आते हुए धीरे से कहती है, शूट। बेचारे से 2 उंगलियों से भी ट्रिगर दबा नहीं था, जिसकी वजह से तान्या उस पर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, की बेटी लगती नहीं है, अंकल तुझे खिलाते पिलाते नहीं है क्या? वेशवी जो उस बंदूक को नीचे फेंकते हुए कहती है, छी, एक तो उसकी अनोइंग सी वॉइस कितनी गंदी लगती है, कानों में चुभती है, और तुझे ये धाए धाए करना है ना तो कहीं और जाकर कर। वही तान्या जो दोबारा से बंदूक को नीचे से उठाते हुए उसके पास आते हुए कहती है, आइंदा से ना इसे नीचे मत फेंकना, जिगर का टुकड़ा है ये मेरे, और तू भी सीख ले, सीख लेगी तो काम आएगा। ईश्वी जो अपना नाक से घोरते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू काम सीखने की, मुझे बचाने के लिए मेरे पापा हैं ना, वही काफ़ी है, और उनके साथ ही साथ मुस्तंडे बॉडीगार्ड्स भी तो घूमते रहते ना इधर उधर। तान्या जो कहती है, याद करेगी तो मेरी बात। वही दक्ष दोबारा से अपने चेहरे को उसकी तरफ मोड़ते हुए कहता है, कहाँ गुम हो गए तुम दोबारा से? ईश्वी दोबारा से अपने हाथों से ताकत लगाकर दक्ष के पीठ पर मसाज देती है, और फिर उसी बंदूक की तरफ देखते हुए कहती है, काश तूने उस दिन सीख लिया होता बंदूक चलाना। तान्या, काश तू ही मुझे ढूंढ लेती यार, इन सारे गुंडों से तो तू अकेले ही लड़ लेती, और इस आतंकवादी से भी मुझे बचा लेती। बहुत टॉर्चर कर रहे हैं मुझे, मुझसे मसाज करवा रहा है। वही दक्ष ईश्वी को रोकते हुए कहता है, हो गया। लगभग 3 घंटे हो गए थे ईश्वी को एक जगह पर खड़े होकर के दक्ष को मसाज देते हुए। जैसे उसने हो क्या बोला था, ईश्वी की जान में जान आई थी, और वह भी नीचे बैठते ही, क्योंकि उसके पैर अब और सा था, उसे खड़ा नहीं रख सकते थे। लेकिन तभी दक्ष अपने सामने की तरफ उसके हाथ को दोबारा से अपने पेट और अपने सीने पर रखते हुए कहता है, नाउ आई नीड हियर। जैसे ही ईश्वी की नज़र की गिरती है, वो धीरे से ही अपने मन में अपने फिक्शनल कैरेक्टर को याद करते हुए कहती है, बॉडी तो बिल्कुल उन्हीं लोग की तरह है, वाह। अभी वो धीरे धीरे उसके एब्स के पास अपने हाथ को टच ही कर रही थी कि तभी दक्ष उसकी आंखों को देखते हुए कहता है, आंखों के आंसू से मसाज नहीं करना है, ऑयल तो अप्लाई करो। बेवकूफ़ हो क्या तुम?
वैश्वी जब अपने सिर को हाँ मिलाती है और जल्दी से दोबारा से बाउल का वो गरम गरम तेल अपने हाथ में लेती है, जिससे उसे दोबारा से काफ़ी पेन हो रहा था। और उसने पूरा तेल जो कि सीने पर ही डाल दिया था, और वो धीरे धीरे बिना उसके सीने की तरफ देखे ही अपनी आंखों को बंद किए हुए अपने हाथों की ताकत से उसे दोबारा से मसाज देना शुरू कर दी थी। बेचारी जैसे तैसे करके अपनी आंखें बंद किए हुए उनके चेस्ट पर अपना हाथ रखे हुए बार बार अपने हाथों को फोर्स करते हुए उसे मसाज दिए जा रहे थे। यूं ही 1 घंटा और बीता है और अब इश्वी से और ज़्यादा रहा नहीं जाता। उसकी आंखें थकान से बंद होने लगी थी और वो लड़खड़ा कर अभी गिरने ही वाली होती है। दक्ष की भी आंखें एकदम से बंद हो गई थी, क्योंकि उन्हें भी अब काफ़ी नींद आ रही थी। लेकिन जैसे ही इश्वी उनके ऊपर गिरी थी, उनकी नींद एकदम से खुलती है और वो उसे अपने आप से अलग करने लगते हैं। लेकिन ऋषि को इस वक्त ज़रूरत थी कि वो कहीं बैठ जाए या कहीं लेट जाए। इस तरह से वो और ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी। दक्ष गुस्साते हुए कहता है, होश में तो हो, तुम क्या कर रही हो? ऋषि जो धीरे से कहती है, मेरा पैर मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे और खड़ा नहीं रहा जाएगा। उसने सुबह जैसे तैसे करके वो खटिया सा खाना भी खाया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके शरीर में उसे कहीं ताकत महसूस नहीं हो रही थी। उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी। दक्ष जो उसे ठीक तरीके से बैठाता है और खुद बेड से हट करके उसको घूरते हुए कहता है, सो जाओ। वैश्वी जो खड़ी होती है और फिर धीरे से नीचे की तरफ अभी बैठती, लेकिन तभी दक्ष उसको रोकते हुए कहता है, अब ये क्या कर रही हो तुम? ईश्वी जो मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, आपने ही कहा था ना नीचे सो जाना। दक्ष उसकी बात सुनकर के पहले तो उसे ना करता, लेकिन फिर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, वेरी गुड, अब ऐसे ही सो, और यही तुम्हारी असली औकात है। अच्छा होगा हमेशा इसको अपने दिमाग में रखना। और वह दोबारा से आकर के आराम से अपने बेड पर फैल कर लेट जाता है। जैसे ईश्वी की आंखें बंद हुई थी, वो भी अपने करवट को ईश्वी की तरफ ही कर लिया था और उसको ध्यान से देखते हुए अपने एल्बो पर टेक लगा करके वो भी कुछ याद करने लगता है। कुछ सोच कर ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी और वो अपने आप से ही कहता है, बचपन से लेकर आज तक बदल नहीं पाई तुम, नाजुक की नाजुक कली रह गई। बोलता था मैं कि स्ट्रांग बन जा, लेकिन नहीं, अब पहले मेरी बात नहीं सुनी, अब झेलो मुझे, अपने बाप की लाडली बेटी। तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम न बना देना, तो मैं भी दक्ष सिंह राठौर नहीं। वहीं दूसरी तरफ देहरादून के दूसरे छोर में आर्मी सोसाइटी में सब लोग इस वक्त काफ़ी परेशान थे, क्योंकि दिन दहाड़े कोई कर्नल की बेटी को इस तरह से सबके सामने उठा कर लेते गया था। सब लोग अपनी बेटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे थे। बाकी लड़कियां भी थोड़ा बहुत तो डर गई थी, मगर उसमें से सबसे अलग, सबसे मुख्तलिफ तान्या, जो उसी आदमी को ढूंढने के पीछे पड़ी हुई थी, और उसकी माँ सुनीता, जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, समझाइए अपनी बेटी को, रात दिन बस उसी आदमी को ढूंढने के चक्कर में पड़ी हुई है जो जो इसकी फ्रेंड ईश्वी को उठाकर लेकर गया है। इसे समझ क्यों नहीं आता कि ये भी लड़की जात है? सारे लोगों के ताने तो मैं वैसे ही सुनते आ रही हूँ, और सिर्फ आपकी वजह से बिगड़ी है ये। पापा जो सुनीता जी को समझाते हुए कहते हैं, मुझे फ़क्र है अपनी बेटी पर, और बहुत जल्द ही वो आर्मी की एक काफ़ी होनहार ऑफिसर बनने वाली है। उसकी जिम्मेदारी होगी उसके पूरे देश को संभालना। तो अपने अगर दोस्त को वो ढूंढ कर ना ला पाई तो फिर किस बात की दोस्ती? और इसी दिन के लिए क्या मैं इसे इतने टाइम से ट्रेनिंग दे रहा था? तान्या जो डाइनिंग टेबल से खड़े होते हुए कहती है, इसीलिए नहीं आ रही थी मैं खाना खाने, मुझे पता था मैं खाना खाने आऊँगी और आप लोग का दोबारा से तमाशा शुरू हो जाएगा। और फिर वहाँ से जाती, लेकिन तभी वो अपनी मॉम की तरफ मुड़ कर देखते हुए कहती है, ईश्वी को तो मैं किसी भी हालत में ढूंढ कर निकालूंगी। और वो अपने डैड की तरफ देखते हुए कहती है, प्लीज़ बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं ना, तो मुझे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। उसके डैड बस हल्का सा उसको मुस्कुरा कर देखते हैं और फिर प्राउडली उसके लिए अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। वहीं तान्या दोबारा से अपने रूम में चली गई थी, और उसका रूम जो किताब, कॉपी और उसके साथ ही डंबल वगैरह जैसे मशीनों से भरा था, वो दोबारा से अपने लैपटॉप के स्क्रीन के सामने आकर के बैठते। उस कार का नंबर प्लेट उसने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डाल रखा था, और उस पर उसने छोटा इनाम भी रखवाया था। लेकिन इस बारे में ब्रजेश जी को कोई भी आइडिया नहीं था।
वो दूसरे तरीके से अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रह जा रहे थे। अर्चना जी जो रोते हुए कहती हैं, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, और ना ही उसने। वो तो इतनी भोली, इतनी मासूम बच्ची है, दुनिया भी नहीं देखी उसने। आखिर क्या होगा उसका। और फिर वो ब्रिजेश जी के सामने आकर के नीचे की तरफ बैठते हुए कहती हैं, मेरी बेटी मिल तो जाएगी ना, बोलिए ना, वो मिल जाएगी ना। ब्रिजेश जी जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। वहीं दूसरी तरफ दक्ष जो आराम से बेड पर बैठते हुए ईश्वी के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहता है, तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, इस बारे में अगर तुम्हारे बाप को पता चला तो उनकी तो सुन के रूह कांप जाएगी। दूसरी तरफ तान्या जो अपने फ़ोन को स्पीकर पर करते हुए कहती है, बोलो संजू, कुछ पता चला। संजू जो तान्या के साथ काफ़ी अच्छे और काफ़ी पुराने टाइम से दोस्त हुआ करता था और उसके हर काम में उसके साथ भी रहता था। कॉल्स वगैरह के मैनेजमेंट को वही देख रहा था। जो भी उस गाड़ी के नंबर को देखता वो तुरंत ही संजू के पास ही कॉल करता, जिस वजह से तान्या भी इस इंफॉर्मेशन के लिए उसको कॉल की थी। दूसरी तरफ से संजू जो कहता है, कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं मुझे, और आज रात में ही उसके बारे में कुछ पता भी चला है। हाँ, ये एक लोकेशन है जहाँ पर उस गाड़ी को देखा गया है। मेरे पास उसकी एक क्लिप आई है, भेजूँ तुझे। वही तान्या जी कहती है, तो देरी किस बात की कर रहा है, तुरंत भेज। संजू जो उसको क्लिप भेजते हुए कहता है, लेकिन मानना पड़ेगा कितना गट्स है उस बंदे के अंदर, जिसने ईश्वी को इस तरह सबके सामने, और कोई कुछ कर भी नहीं पाया। वही तान्या जो कहती है, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता है कि वो लड़की अकेले नहीं है, उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ है। वहीं संजू भी पूरे कॉन्फिडेंट वे में कहता है, और उसे ये भी नहीं पता है कि हमारा जो टीम है वो उसके तुच्छ गुंडों से कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्यूचर आर्मी ऑफिसर बनने वाले हैं, उसको उसकी औकात दिखा देंगे। लेकिन इस बारे में दूसरी तरफ बंडी को भी इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि कोई है जो उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट की इंफॉर्मेशन इधर उधर बांट रहा है, और वो इस बारे में बिना लापरवाही किए तुरंत ही दक्ष के रूम के बाहर आकर के जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था, ताकि वह इस बारे में दक्ष को बता सके। अंदर दक्ष अपनी आंखें खोल कर बैठा हुआ था। उसे कौन सा आज रात नींद आने वाली थी। उसकी नींद जो कुछ सालों पहले ही उसकी आंखों से कहीं दूर जा चुकी थी। जोर जोर से दरवाजा पीटने के बावजूद भी ईश्वी जरा सा भी हिली नहीं थी। वो इतनी गहरी नींद में जा चुकी थी। वहीं दक्ष अपनी जगह से खड़ा होता है और काफी गुस्से में दरवाजा खोलते हुए कहता है, कौन मर गया है, आराम से भी दरवाजा खटखटा सकते हो ना। वही बंटी जो कहता है, पर ये इम्पोर्टेंट। लेकिन तभी दक्ष अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सो रही है वो। बंटी इस बात को कुछ समझ नहीं पाया था और अपने चश्मे को निकालते हुए कहता है, सो रही है तो। दक्ष इस बारे में और ज़्यादा बहस ना करते हुए अपनी गलती को महसूस करते हुए ज़ोर से दरवाज़ा मारता है और फिर उसके साथ बाहर आते हुए कहता है, बताओ काम क्या था। वही बंटी जो टैबलेट को दिखाते हुए कहता है, ये देखो, हमारी कार का नंबर प्लेट है ये, और इस पे 10,000 का इनाम लगा हुआ है। कैन यू बिलीव इट, मतलब हमारी गाड़ी खतरे में है। दक्ष और बंटी की बातें रुद्र और अयान भी आकर के सुनने लगे थे। रुद्र और अयान इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन तभी दक्ष जो पहले तो बंटी के सर पर धीरे से पीछे की तरफ मारता है और उसको देख करके हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, गाड़ी नहीं, हम खतरे में हैं। रुद्र जो उसके पास आते हुए पूछता है, तो इस बात पर मुस्कुराने की क्या ज़रूरत है भाई, हमें अपना अड्डा चेंज करना होगा। लेकिन तभी दक्ष कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस वक्त का मुझे इतने सालों से इंतज़ार था, फाइनली वो वक्त आ चुका है, और वैसे भी छुपने का कोई ख़ास और इरादा है नहीं मेरा। वही बंटी जो कहता है, अगर तुम छुपोगे नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। वही अयान भी कहता है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो पब्लिक के सामने। आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को मिल रखी है, और उसके साथ ही आर्मी ऑफिसर तो आपके पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए आप कोई मजाक नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी के साथ। हमें तुरंत ही अड्डा चेंज करना होगा। रुद्र सही कह रहा है। दक्ष अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहता है, हम कहीं नहीं जाएंगे। और तुझे क्या लगता है मैं उस लड़की को खामखा झूठ में उठाकर लेकर आया? उस लड़की का यहाँ पर रहना हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए काफ़ी होगा। देशद्रोही घोषित किया ना उन्होंने मुझे, तो एक छोटा सा डेमो तो देना ही पड़ेगा कि देशद्रोही का जब दिमाग फिरता है तो वो क्या कर सकता है। और फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दोबारा से अपने रूम की तरफ जाते हुए कहता है,
जब तक वो लड़की मेरे साथ है कोई हाथ तक नहीं लगा सकता हमें। और ये बोल करके वो काफ़ी चिल मोड में दोबारा से अपने रूम की तरफ चला गया था। वहीं जैसे ही तान्या को संजू ने वो क्लिप भेजी थी और उसकी आंखों के सामने वो क्लिप गुजरता है, तान्या समझ जाती है कि अब उसे आगे क्या करना है। जिस लोकेशन पे वो गाड़ी खड़ी थी उसके आगे जितने भी कैमरास लगे हुए थे सबको तान्या अपने लैपटॉप और अपने हैकिंग के स्किल से धीरे कैप्चर करना शुरू कर देती है। 4-5 क्लिप तो उसे उस गाड़ी की दिखती है, लेकिन फिर वो गाड़ी एकदम से लुप्त हो गई थी। देहरादून के मैप के पास आकर के अपने मार्कर को लेती है और पॉइंट करते हुए और उसी लोकेशन को पॉइंट करते हुए कहती है, यहाँ से ये गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, यहाँ से 3 रास्ता जाता है, 2 रास्ता मेन शहर की तरफ और 1 रास्ता। और फिर तान्या उसी रास्ते को बार बार अपने रेड मार्कर से पॉइंट करते हुए कहती है, 1 रास्ता जंगल की तरफ। तो इसी वजह से वो लोग ढूंढने पर भी नजर नहीं आ रहे। जंगल की झाड़ियों में दुम छुपाकर बैठे हुए हैं सबके सब। और ईश्वी भी वहीं होगी मतलब। पीछे से रमेश राव जो आकर के अपनी बेटी के पीठ पर थपथपाते हुए कहते हैं, आपकी डेडिकेशन से हम हमेशा खुश हुए बेटा, फाइनली आपने पता लगा ही लिया। करके तुरंत ही मार्कर को साइड में रखती है और अनजान बनते हुए कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया डैड, अभी भी खोज जारी है। रमेश जो कहते हैं, अब हम सभी बातें छुपाओगी तो। वहीं तान्या जो कहती है, क्योंकि आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को जाकर के सब कुछ बता देंगे और अगर ब्रजेश अंकल को ये बात पता चली ना तो पूरी दुनिया में ये बात फैल जाएगी। मैं इस काम को चोरी छुपे करना चाहती हूँ। अगर ये काम सीक्रेटली नहीं हुआ तो सामने वाली पार्टी को भी बात पता चल जाएगी। मैं तुरंत ही सोशल मीडिया से ये इन्फॉर्मेशन हटा देना चाहती हूँ जिस पर मैंने 10,000 का इनाम लगा करके रखा था, इससे पहले कि सोशल मीडिया से वो लोग भी इस सारी चीज़ों को देख लें। मैं किसी भी हालत में ये नहीं चाहती कि वो लोग हमारे इन सारे हरकतों को देख करके पहले से अलर्ट हो जाएं। दूसरी तरफ अपनी बंदूक में गोलियां भरते हुए कहता है, आइए अब तुम्हारा इंतज़ार है। अब क्या करने वाली थी तान्या? क्या वो अपने लोगों के साथ वहां पहुंचती या उससे पहले ही ब्रिजेश को ये सारी बातें पता चल जाएंगी? अब क्या करने वाला था दक्ष ईश्वी के साथ? आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहे क्रिमिनल्स फोर्स राइट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।